भारत वार्ता के डिजिटल संवाद कार्यक्रम में आज बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं बिहार पुलिस के पूर्व डीजीपी अभयानंद। अभयानंद के डीजीपी के पद पर रहते उनकी उपलब्धियों की भरमार है। ऐसा कहा जाता है कि अभयानंद बिहार पुलिस के बहुत ही मजबूत एवं असरदार डीजीपी साबित हुए थे। उनकी पहचान एक बड़े पुलिस अधिकारी के रूप में जितनी है, अब उससे अधिक समाज सेवा से जुड़े शिक्षक या यूं कहें कि एक शिक्षाविद के रूप में बन गई है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका स्वयं सेवी भाव प्रेरक है। निर्धन एवं कमजोर वर्ग के सैकड़ों छात्रों को सुपर 30 कॉन्सेप्ट के मुफ्त कोचिंग के जरिए आईआईटी इंजीनियर या प्रतिभावान खिलाड़ी बना देने जैसी उपलब्धि इनके खाते में दर्ज हो चुकी है। पुलिस सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद अभी तक अभयानंद बहुचर्चित सुपर 30 कॉन्सेप्ट के कई संस्थाओं के अवैतनिक संस्थापक और मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं। अभयानंद जी का नाम कौन नहीं जानता, उनके बारे में क्या कहना, वो परिचय के मोहताज नहीं और पूरे देश में इनकी एक अलग पहचान है। उनसे आज हम उनसे एक खास बातचीत में जुड़े। अभयानंद जी ने एक सुपर 30, जो आप सभी जानते हैं, सुपर 30 को कौन नहीं जानता, पूरे देश के पैमाने पर, यहाँ तक कि मैं कहूंगा पूरे वर्ल्ड के पैमाने पर सभी लोग जानते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा वह बच्चा जिसे कोई देखने वाला नहीं था, अभयानंद जी की नजर उस पर गई और ऐसे गरीब निसहाय बच्चों को उन्होंने मुफ्त में शिक्षा और आवासीय सुविधा देने की व्यवस्था कराई। और यह एक प्रयोग बड़ा ही सुंदर प्रयोग था और इनके इस कार्य से बच्चे इंजीनियरिंग में गए, आईआईटी में गए और तमाम सेवाओं में गए। इनका यह प्रयोग बहुत अद्भुत था। आइए आज हम उनसे मिलते हैं और उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। आज नमस्कार, आपने बहुत व्यस्तम समय से समय निकाला, आपका बहुत बहुत। जब पुलिस की कमान आपके हाथों में थी और अपराध अपने चरम पर था बिहार में, लेकिन आपने अपनी कार्य क्षमता और कार्यशैली से पूरे बिहार में एक सुशासन की व्यवस्था लाई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी को उस समय लोग सुशासन बाबू तक कहने लगे थे। आपने ये कैसे किया और ये आपका विजन क्या था? नौकरी में जब मैं आया पुलिस में तो एक आभास जैसा लगा, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ते पढ़ते हमेशा क्यों क्यों करने की आदत हो गई थी। कोई भी चीज़ अगर हो रहा है तो क्यों। तो फिर पुलिस में भी जब मैंने अपराध देखा तो प्रश्न बनने लगा, क्यों ये आदमी, इसने डकैती क्यों की। तो इस क्यों में मुझे अर्थ का समावेश सबसे अधिक मिला। जब इसका उत्तर मिलने लगा, उत्तर में मैंने पाया कि फन के लिए अपराध नहीं होता है। अपराध का जो मोटिवेशन है वो कई और बातें लोग करते हैं, बट मेरे लिए था कि ये अर्थ इससे आता है। इट्स इकोनॉमिक्स इज द मोटिवेशन। जब ये बात समझ में आ गई तो मैंने जब गौर से देखा तो मुझे लगा कि ये जो अपराधी गण हैं, ये मोस्टली क्राइम जो कर रहे हैं, ये अपने बंदूक की नाली से दहशत पैदा करते हैं और तब उसके माध्यम से या तो मर्डर करके तब पैसा कमाएंगे, जिसको आप कोई भी नाम से जान सकते हैं, या फिर एक्सटॉर्शन करने लगेंगे। तो बेसिकली ये वेपन जो है ये इस्तेमाल होता है फियर क्रिएट करने के लिए और उसके माध्यम से पैसा आता है उनके पास। इसलिए मैंने ये फील किया कि अगर मैं इस वेपन को ही कंट्रोल कर लूं, इंडिविजुअल्स के बदले में, अगर ये वेपन अगर कंट्रोल में आ जाए तो क्राइम कंट्रोल में आ जा सकता है। ये एक मेरी अपनी सोच बनी उस समय के लिए। इसको मैंने ट्राई किया था बहुत अर्ली, जब एसपी था तब, बट छोटे पैमाने पर था। जब दायित्व मिला तो इसको मैंने पूरे स्टेट के लेवल पर किया और यहीं से वो प्रयोग की शुरुआत हुई और वो प्रयोग फिर बढ़ता ही गया, आयाम बढ़ा, दायरा बढ़ा और उसके जो रिजल्ट आए उस सबों ने देखा। जी जी। अब
सचमुच में कहते हैं कि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्, दुनिया के सारे गुण धन पर निर्भर करते हैं, लेकिन वो धन कहां से आया, ये एक समझने वाली बात है। तो अभयानंद जी, आप हमें बताएं कि उस समय और आज का जो समय है, आज का जो बिहार है, आप क्या फर्क देखते हैं अपराध के क्षेत्र 2014 के जून माह तक मुझे सीधी जानकारी रहती थी अपराध के बारे में, क्योंकि मैं डीजीपी था स्टेट का, इसलिए स्वाभाविक रूप से जानकारी सभी तरह की मिल जाती। 2014 को 31 दिसंबर को मैं रिटायर किया, तो ऑलमोस्ट समझिए जून 2014 के बाद से अपराध से मेरा कोई संबंध नहीं रहा, और रिटायरमेंट के बाद तो विभाग ही में नहीं था, इसलिए न तो मुझे जानकारी हुई और न ही मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि मैं उस क्षेत्र के बाहर आ गया था। और जो उस समय मैंने किया था और जो आज अखबार में पढ़ रहा हूँ, तो अखबार में पढ़ करके उस पर कमेंट करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत उचित है। ठीक है, थोड़ा सा कोई संदेश पुलिस अधिकारियों को आप देना चाहेंगे कि अपराध को कैसे कम किया जा सकता है, कोई सुझाव? ऑप्शन नहीं है, पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको जो अस्त्र दिया गया है जिससे आप अपराध को कम कर सकें या हैंडल कर सकें, वो एक ही है और उसका नाम है कानून। कैपिटल एल, कैपिटल ए, कैपिटल डब्ल्यू। इसके अलावा कोई अस्त्र आपको दिया नहीं गया है। आप कोई प्राइवेट आर्मी है नहीं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। न तो आप एक्स के प्राइवेट आर्मी है, न वाई के प्राइवेट आर्मी। तो आप लॉ को पढ़ें, और एक आईपीएस जो नौकरी बनी है, इसका आप इम्पोर्टेंस समझें कि इसको संविधान में जगह दी गई। तो इसका मतलब जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन लोगों ने बहुत अपेक्षा की थी इस नौकरी से। इंडियन पुलिस सर्विस, संविधान में जिक्र है इसका। उन लोगों ने इतनी बड़ी व्यवस्था की कि लोग पढ़े लिखे लोग आएंगे और आकर के हेड करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट को। उनसे उम्मीद करेंगे कि समाज में शांति व्यवस्था, अपराध मुक्त हो, इस पर वो चिंतन करें, और न सिर्फ चिंतन करें बल्कि जो अस्त्र आपको दिया जा रहा है लेजिस्लेचर के द्वारा, उसको यूज करके और क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपेक्षाएं बहुत थी, संविधान निर्माताओं की अपेक्षाएं इस सर्विस से बहुत ज्यादा थी। तो कम से कम ट्राई करें कि दे लिव अप टू दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। जी जी। आय से अधिक मामले में आपने एक विशेष अभियान चलाया था, और आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर, मान सकते हैं कि है। भ्रष्टाचार, आलीशान महल, विदेशी कारों का स्वामित्व, विलास प्रिय वस्तुओं का जमावड़ा ही हमें समाज में स्थान दिलाती है। और अगर ये सारी उपभोग की वस्तुएं हमारे पास नहीं है, तो हमारा समाज में कोई स्थान नहीं है। तो ये भौतिकवादी सोच भ्रष्टाचार को बढ़ाता है, और इसको नियंत्रण करने के लिए कहां तक आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कुछ हद तक, कुछ सीमा तक ये भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो, और कम से कम पदाधिकारी गण या कोई ऐसे ऊंचे ओहदे पर बैठा व्यक्ति अपराध या भ्रष्टाचार न करे? इसके लिए आपके क्या सुझाव हैं, क्योंकि आपने ऐसा अभियान चलाया था अपने कार्यकाल में? हाँ, बिल्कुल चला था। उसको चलाने के लिए एक एजेंसी क्रिएट हुई थी जिसका नाम था आर्थिक अपराध इकाई, और उस एजेंसी को मैंने अपने महानिदेशक के कार्यकाल के दौरान ही, शुरुआत में ही प्रस्ताव दे करके और क्रिएट कराया। उसको एक थाना का रूप दिया जिसमें कांड दर्ज होने लगे, और ज़्यादातर कांड जो आपने कहा आय से अधिक संपत्ति के थे, जो साधारणतः पुलिस के थानों में दर्ज नहीं होता था। एक विशेष थाना बना करके उसको दर्ज करना शुरू किया गया, और
उस पर कार्रवाई हुई, जो कार्रवाई को हमने तार्किक अंत तक पहुंचाने की कोशिश की, अर्थात उनके अवैध संपत्ति का अधिग्रहण करना और उस पे फर्दर जहाँ तक कानून का प्रावधान हो उसको ले जाना। तो ये जरूर शुरुआत हुई थी। फिर जैसा मैंने कहा 31 जून 2014 के बाद उस व्यवस्था में क्या हुआ, कैसे चला, क्या किया गया, कोई न तो जानकारी है न इच्छा है जानकारी हासिल करने। हर व्यक्ति का दो चरित्र होता है, एक उसका व्यक्तिगत चरित्र, एक उसका सामाजिक चरित्र। आपका चरित्र आपके जीवन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सुपर 30, क्योंकि एजुकेशन is an integral part of the total education process and has as its aim to the development of the physically, mentally, emotionally, socially fit student. आप सुपर 30 का कंसेप्ट आपने कहां से आया आप में, और जो पूरे देश के पैमाने पर यह फैल गया, आप दर्शकों को बताएं। मौलिक रूप से मैं शिक्षक नहीं हूँ। सबसे पहला तो वाक्य ये है, जैसे सभी स्टूडेंट्स होते थे वैसे मैं भी था, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करता था, कोशिश करता, विशेष इंटरेस्ट था फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में। तो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, टॉपर रहा, गोल्ड मेडलिस्ट रहा और बेस्ट ग्रेजुएट रहा, और जो भी मतलब एकेडमिक्स में जो हाईएस्ट फॉर्म हो सकता है वो था मेरा। और आगे पढ़ाई मैंने नहीं की, इमीडिएटली बीएससी के बाद यूपीएससी की परीक्षा दी और आईपीएस हो गया, और फिर जो मैंने किया वो लोगों ने देखा। लेकिन शिक्षक कभी नहीं था। बच्चों को, अपने बच्चों को क्लास 1-2 से पढ़ाने की प्रक्रिया मैंने चालू की, क्योंकि जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया तो सरकार ने, मैं शुक्रगुजार हूँ उस समय की सरकार का, जिन्होंने काफ़ी समय मुझे दिया उन पदों पर रख करके जहाँ काम की कमी रहती थी। मैं खुश रहता था कि काम की कमी है, तो अपने बच्चों के साथ समय बिताया, उन पढ़ाई में उनकी मदद की, उनसे सीखा। मैंने उनके साथ बात करते करते सीखा कि ये शिक्षक होता क्या है, और जो परिभाषा मैंने शिक्षक की बनाई, जो जिसको मैंने अंगीकार किया, वो था A teacher is one who never gives the right answer but keeps asking the right questions. उसको सोचने के लिए प्रेरित करते रहना है, और वो मैंने करके देखा, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। दोनों बच्चे आईआईटी से ग्रेजुएट किए। उसके बाद जब वो चले गए 2001-2 में आईआईटी में, तो मुझे लगा कि शायद अब मेरे पास काम ही नहीं, क्योंकि सरकार की ओर से भी विशेष दायित्व नहीं मिलता था और बच्चे भी आईआईटी चले गए थे। तो मैंने गरीब बच्चों को जितना मैंने सीखा, पढ़ा अपने बच्चों के साथ, क्योंकि उनके इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने में मैंने काफ़ी व्यक्तिगत रूप से योगदान दिया था। उस समय तक मैं सुपर 30 नहीं करता था, उसका अस्तित्व भी नहीं। 2002 में जब वो चले गए दोनों, तब हमने स्टार्ट किया कि जितना सीखा है मैंने उनके साथ, वो गरीब बच्चों के साथ प्रयोग कर दूँ, कुछ उनको लाभ हो जाएगा। और वही प्रयोग जो है वो पुष्पित हुआ सुपर 30 के रूप में, और फिर वो जिस तरीके से उसका इतिहास चला, वो फिर अब इतिहास बन गया। अभयानंद जी बताएं, आपकी साधनहीन बच्चे कैसे तैयारी करें कि वो जीवन में आगे बढ़ सकें? कोई सुझाव, कोई संदेश बच्चों के लिए, छात्रों के लिए आपका? आप अगर गौर करेंगे, जो हम लोगों की शिक्षा पद्धति है ना, उसने बच्चों को विटिंगली और अनविटिंगली आश्रित बना दिया है। वो आश्रित हो जाते हैं। मैं अगर कहूँ इसको, एक घंटी बजेगी तो क्लास में आएंगे, तो एक शिक्षक आएंगे,
वो शिक्षक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष होंगे और बच्चे जितने सामने बैठे हुए हैं वो सब अज्ञानी होंगे। यही हमारी व्यवस्था है। तो शिक्षक को कहा जाएगा कि आप अपने ज्ञान का भंडार जो आपके दिमाग में है उसको निकालिए और उस अज्ञानी बच्चों के खाली दिमाग में, खाली मस्तिष्क में भर दीजिए, तो बच्चा ज्ञानी हो जाएगा। और इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। आप किसके खाली दिमाग में क्या भर दे सकते हैं? उसका अगर दिमाग खाली भी है तो उसके अंदर से ही वो उसकी क्षमता उभरेगी, और हर की अपनी अपनी क्षमता है, वो निकलेगी उसके अंदर से ही। तो आप उसको व्यवस्था कर दीजिए, उसका जो माहौल है उसको ऐसा कर दीजिए कि उसका ग्रोथ अपने अंदर से होने लगे। और ये मेरा जो सुपर 30 का कॉन्सेप्ट है वो यही है, उसको मैं बताता ही कुछ नहीं हूँ। और आज भी आप पूछेंगे हमारे स्टूडेंट से, एनी स्टूडेंट जो निकला और उसने अपनी जिंदगी बनाई, अपने परिवार को ऊपर उठाया उसने, वो कहेगा कि अभयानंद सर से बात कीजिए तो जवाब ही नहीं देते हैं। शुरू में लगता है सभी बच्चों को कि ये कौन से शिक्षक हैं जो किसी प्रश्न का उत्तर सीधा देते ही नहीं है, हर प्रश्न पर 5 उल्टा प्रश्न करेंगे। तो मैं करता यही हूँ कि उसको सोचने के लिए प्रेरित करता हूँ। अगर उसको मैं साधारण तरीके से उत्तर बता दूं, लाओ तुमसे नहीं बना, लाओ देखो ऐसे बनता है, तो एग्जामिनेशन आपको तो देना नहीं है, एग्जामिनेशन देना है उस बच्चे को। और उसका दिमाग कुंद हो रहा है क्योंकि वो बना नहीं रहा है, कोई दूसरा आदमी बना रहा है उसके लिए। उससे 5 मिनट में नहीं बनेगा तो वो 5 घंटे में बनाएगा, लेकिन वो बनाएगा स्वयं। और हम उसको परेशान करेंगे, उसको कंफ्यूज भी कर देंगे। इनफैक्ट आई यूज दिस टर्म, कंट्रोल्ड कंफ्यूजन। ये मेरा एक शब्द है जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ। Create a controlled confusion in the mind of students and they'll get out of it. In the process they'll become a better thinker. ये कॉन्सेप्ट है हमारा। आई एम श्योर इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सो भी नहीं करना हो नहीं करें। बट हमसे अगर कोई बात करेगा पढ़ाई के विषय में, मैं जानता हूँ उसका आंसर, तो नहीं बताऊंगा, ढूंढो। इनफैक्ट आई वुड टीज हिम, द वर्ड इज टीज करेंगे, सोचो अपने। एक बड़ा ही कौतूहल, बड़ा सवाल दर्शकों के मन में रहता है कि आप हमेशा आईआईटीएन इंजीनियर ही बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते हैं या बना चुके हैं, आईएएस और आईपीएस के लिए प्रयास आपकी संस्था क्यों नहीं करती? बहुत दुख होता है इसको आंसर करते हुए, जब आज भी जब डिबेट्स होते हैं, इनफैक्ट जो अभी चल रहे हैं सोशल मीडिया में, दुख होता है जब कंपैरिजन होने लगता है। और चाहे जो भी पदाधिकारी, डीजीपी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, दे आर एड्रेस्ड एज नौकर्स एंड दे आर पब्लिक सर्वेंट्स बोलते हैं, और उसको लिटरली आप नौकर बनाते हैं। तो मैंने जिस समय पढ़ाई की थी उस समय ऑप्शंस नहीं था ज़्यादा, तो चला आया नौकरी में। लेकिन जब कंपैरिजन होता है तो नौकर कह के कंपैरिजन होना, अंदर से परेशानी हो जाती है। एंड आई डोंट वांट कि जो बच्चे शार्प हैं उनको हम कहें कि तुम जाओ और नौकर बन जाओ। क्यों नौकर बनेगा? और इसको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, ट्राई टू बी अ जॉब गिवर। अगर कुछ कर सकते हो तो 4 आदमी को जॉब ही दिलवा दो और उसको भी अपने पैर पर खड़े होने के लिए शक्ति प्रदान करो। किसी से जा करके हाथ जोड़ करके याचना करना कि मुझे ये दे दीजिए, लाइक अ सीकर, व्हाई शुड दे बिकम सीकर? In fact, citizens should never become seekers. Nobody should become a seeker. सही बात है। एक भारत वार्ता आपसे पूछती है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति है, बच्चे की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन बिल्कुल बंद है। वो शिक्षकों के कंटेक्ट में नहीं आ पाते हैं डायरेक्टली,
या आई कांटेक्ट उनका नहीं होता है, तो आप ऑनलाइन पढ़ाई को कहाँ तक देखते हैं? क्या ये सक्सेस है या बच्चे की पढ़ाई बहुत ज्यादा बाधित हो रही है और शायद बिना एग्जाम हुए ही बच्चे पास होते जा रहे हैं, हर अगली कक्षाओं में चले जा रहे हैं? आप इसको किस तरह से देखते आपने पूरे प्रश्न में जो एक वर्ड यूज किया आई कांटेक्ट, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न को कई आईपीएस ऑफिसर्स जो आईआईटी के थ्रू आईपीएस में आए हैं, उन लोगों ने जब हमसे जिज्ञासावश, जब मैं डीजीपी था तो वो पूछते थे कि सर आप लैंडलाइन पर या मोबाइल पर पढ़ा कैसे लेते हैं? उस समय भी मैं मोबाइल पर पढ़ा देता था। इनफैक्ट कई बच्चों ने उपाधि मुझे दे दी थी। उस जमाने में मोबाइल भी नहीं था जब हम लैंडलाइन पे उनसे बात करते थे और लैंडलाइन पर पढ़ लेते थे। फिजिक्स उन्होंने पढ़ा है। देयर आर एटलीस्ट 4 और 5 एग्जाम्पल्स जो बच्चे आईआईटी गए और पूरा का पूरा जेई फिजिक्स उन्होंने लैंडलाइन पर पढ़ा है हमसे। मैं उनकी आवाज़ से वाकिफ हूँ, आवाज़ उनकी आज भी मैं पहचान लूँगा, लेकिन उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा। उस समय ये स्मार्टफोन नहीं था। तो उन जो आईपीएस अफसर से उन्होंने पूछा कि सर कैसे कर लेते हैं आप? हमने पूछा कि अच्छा चलो तुमसे ही एक काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं जो मेरा तरीका है काम करने। अगर तुमको मैं एक बहुत अच्छे प्रोफेसर के क्लास में बैठा दूं और तुम्हारे आंख पर पट्टी बांध दूं और कहूं कि तुम उस क्लास को सुनो, सिर्फ देख नहीं सकोगे, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड 45 मिनट या 1 घंटे का जो भी पीरियड, तुमको क्या लगता है जितनी बात आंख खोल के समझ में आती है उतने उससे कितना कम आंख बंद करके समझ में आएगी? तो दी आईपीएस ऑफिसर हु वाज ए एसपी देन आई वाज ए डीजीपी ऐसी बात कर रहा था। तो बोला सर ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। हमने कहा आप बात समझ, हाँ। तो मैं बात कर रहा था कि आई कांटेक्ट जो है वो कितना आवश्यक है किसी क्लास में समझने के लिए, और अगर हम ईयर कांटेक्ट रखें और आई कांटेक्ट नहीं रखें तो कितना परसेंटेज लोअर जाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। और मैंने बेस्ट स्टूडेंट से बात किया है, वो कहते हैं कि 5% से ज़्यादा का अंतर नहीं पड़ता है इफ़ यू लूज आई कांटेक्ट। ये जो लॉजिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। एक टीचर वो है, अगर कुछ बोल रहा है तो वो वर्ड पिक्चर क्रिएट कर रहा है, और वो वर्ड पिक्चर आई के लिए नहीं होता है, वो ईयर्स के थ्रू होता है, और ईयर्स के थ्रू वो माइंड में पिक्चर क्रिएट होता है। उसके लिए आंख की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए सिर्फ कान की जरूरत होती है। तो अगर मेंटल पिक्चर क्रिएट करने की एबिलिटी स्टूडेंट में है और मेंटल पिक्चर वर्ड्स के थ्रू टीचर क्रिएट कर सकता है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ द पिक्चर? आपसे हमारी बात हो रही है, अगर मान लीजिए हम आपको नहीं देख पाए और आपकी सिर्फ आवाज सुन पाए तो कहाँ फर्क पड़ने वाला है? कहीं नहीं, ज्यादा तो नहीं है। और वो उसको फायदा होता है जिनके बच्चे जो हैं, जो बच्चे अपने मेंटल कैपेसिटी को उस लेवल तक डेवलप कर लिए हैं कि वो वर्ड्स के थ्रू, वर्ड पिक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, आप किसी पिक्चर को देखते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। एक कवि अपनी कविता लिखता है किसी चीज को देख करके, सोच के, और वो कविता लिख देता है। तो उसके पास एबिलिटी है कि वो किसी चीज को पढ़ करके या देख करके और उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सके, और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो उस वर्ड्स को ले करके एक मेंटल पिक्चर क्रिएट कर सके। तो दोनों में थोड़ा वेरिएशन होगा और वहीं से आई वुड से वेरिएशंस क्रिएट करेगा, एंड देन थिंग्स विल गेट एक्सपेंडेड। आई होप आई एम एबल टू मेक माय पॉइंट। नहीं, सही बात है सर। ये कहने का था कि ऑनलाइन स्टडी में भी बच्चे सीख सकते हैं, कर लो दुनिया में बहुत फायदा, ये बिल्कुल बहुत फायदा हो सकता है, बहुत फायदा हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके सोचने की शक्ति डेवलप कर जाएगी। हम लोग आजकल कर क्या रहे हैं, इतना ज्यादा विजुअलाइजेशन करा रहे हैं थ्रू एनी गैजेट, गैजेट दे दे करके विजुअलाइज करा रहे हैं। बुद्धि तो अप्लाई हुआ उस व्यक्ति का जिसने गैजेट्स को क्रिएट किया है, आपकी कौन सी बुद्धि अप्लाई हुई उसमें? बिल्कुल।
सचमुच यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आपने तिनका तिनका उठाकर एक आशियाना बनाया है। आप अंतिम है, अंतिम प्रश्न भारत वार्ता के लिए, आपके लिए, दर्शकों के लिए, कि पुलिस महकमे और छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए आपका अंतिम संदेश क्या होगा? आप माननीय बताएं। मेरा पहला और अंतिम सभी एक ही संदेश है। ईश्वर ने आपको एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति बना करके भेजा है। उस शक्ति को पहचानिए, वो आपके अंदर है। उसको अनावश्यक रूप से और निरर्थक रूप से उसको अपने अस्तित्व के बाहर अगर ढूंढेंगे तो आप ढूंढते रह जाएंगे, वो नहीं मिलेगी। अपने अंदर झांकिएगा, आपको पूरी की पूरी शक्ति वहीं बैठी हुई मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारत वार्ता के डिजिटल संवाद में आप समय दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।